जनवरी 3, 2026 यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यह ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट के इतिहास का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कोई भी मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं हुआ यूएस का, और सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम भी दे दिया गया। लेकिन ये ऑपरेशन था किसके खिलाफ? ये ऑपरेशन था वेनेजुएला के खिलाफ। वेनेजुएला वो कंट्री है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान और कनाडा का स्थान प्लेस है। वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम एंजल फॉल्स है, आपने सुना होगा। सो दोस्तों, आप लोगों को ये न्यूज़ मालूम ही है किस तरह 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट ने एयर स्ट्राइक किया वेनेजुएला के ऊपर और अपहरण किया प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को। यूएस ने एयर स्ट्राइक किया था वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस में, उसके साथ द स्टेट ऑफ मिरिंडा में, अरुगुआ में और ला गुआरिया में। एक पब्लिक वर्कर जिसका नाम है लिंडा उमा मुमू, वो कहती है यूएस के अटैक से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हुआ जिसके वजह से उनका घर का छत रूफ डिस्ट्रॉयड हो गया पूरा। वो आगे कहती है, मैं बहुत डर गई थी और रोने भी लगी थी। मैं इतना डर गई थी कि जिसके वजह से मेरी बेटी और मेरे फैमिली को लेकर अपने पड़ोस के घर चली गई। और वो कहती है ये अटैक ट्रॉमेटिक था। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से यूएस के इस अटैक में एटलीस्ट 100 वेनेजुएलियन लोगों की मौत हुई। यूएस के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उसी दिन सैटरडे को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस करता है अब वेनेजुएला को यूएस चलाएगा जब तक वेनेजुएला में एक नया लीडर चुन लिया नहीं जाए। और आगे कहता है हम ये मेक श्योर करेंगे कि देश का शासन सुचारू रूप से चले। ये बेहद खतरनाक हमला था। ये ऐसा हमला था जो बहुत ही खतरनाक हो सकता था। 100 वेनेजुएलन लोगों को मार के चिंता जाहिर कर रहा है। आगे जो बात डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, इससे उसका वेनेजुएला के ऊपर हमला करने का मकसद सामने आ गया। वो बोलता है कि हम डरते नहीं है, अगर जरूरत पड़ा तो यूएस ट्रुप को वेनेजुएला के जमीन पर उतार देंगे। यूएस के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वो किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी करेगा। कोई भी एक्शन यूएस के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ यूएस के फायदे के लिए है, यूएस को सुपर पावर बनाए रखने के लिए, यूएस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यूएस के खिलाफ यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन तक ही रहेगा और कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। पूरी दुनिया ने देखा इसराइल ने गाजा में जेनोसाइड किया और अभी भी कर ही रहा है, चल ही रहा है जेनोसाइड। मासूम बच्चों को जेनोसाइड किया। और जब भी परमानेंट सीज फायर का बात होता, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस सीज फायर रेजोल्यूशन को वेटो कर देता। गाजा में जेनोसाइड करने के लिए इसराइल को मिलिट्री एड देता रहा है यूएस गवर्नमेंट, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट, दोनों इसराइल को मिलिट्री एड भर भर के देते हैं। और आज हम सब देख सकते हैं कि किस तरह यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया। वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने का रीजन क्या है? आप बोलिएगा ऑयल और मिनरल्स है। जी हाँ, यही रीजन तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक और रीजन है, वो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करना और इसराइल को कंडेम करना। 2009 में ही वेनेजुएला ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ सोवरेन स्टेट। निकोलस मडुरो हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ यूरोप में आयरलैंड एक वाहिद मुल्क है जो शुरुआत से पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है। और मई 2024 में आयरलैंड ने ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को एज अ सोवरेन स्टेट। और सबसे पहले जिस साउथ अमेरिका कंट्री ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया वो था वेनेजुएला। उसके बाद ज्यादातर साउथ अमेरिका कंट्रीज ने पैलेस्टीन को एज अ सोवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया। यूएस चाहता है, मेरे हिसाब से वर्ल्ड लीडर्स काम करें। यूएस के ऑर्डर के बिना कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकते। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उस कंट्री से करना होगा जिस कंट्री से करने को यूएस बोलेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, आपको पपेट गवर्नमेंट बन के रहना होगा यूएस का। और अगर कोई कंट्री ऐसा नहीं करता है तो फिर उस कंट्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उस कंट्री पर अटैक कर दिया जाता है, जैसे कि यूएस ने इराक के साथ किया, आपको पता ही है। जैसे ही हम जानते हैं यूएस ने सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इल्जाम लगा के इराक के ऊपर अटैक कर दिया, लाखों मासूम इराकी लोगों का जेनोसाइड किया। उसके बाद सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया 30 दिसंबर 2006 को। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन ढूंढने के लिए यूएन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया पूरे इराक में। क्या कोई न्यूक्लियर वेपन मिला? नहीं मिला। रहेगा तब ना मिलेगा। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से यूएस ने $868 मिलियन का गोल्ड चोरी किया इराक से।
ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जहां यूएस ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करके उस कंट्री का तमाम नेचुरल रिसोर्सेज चोरी कर लिया, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, डायमंड, रेयर अर्थ मिनरल्स और भी बहुत कुछ। डेमोक्रेसी खतरे में है बोल के अटैक कर दिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के अटैक कर दिया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म बोल के अटैक कर दिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने कंट्री में और दूसरे कंट्री के ऊपर टेररिज्म का इल्जाम लगा के अटैक कर दिया। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। जब 9/11 का अटैक हुआ था उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत था। यूएस ने 9/11 का इल्जाम पूरा उसामा बिन लादेन के ऊपर डाल दिया और फिर यूएस ने तालिबान हुकूमत से कहा कि उसामा को यूएस के हवाले कर दो, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया और बोला पहले सबूत दो कि 9/11 का अटैक के पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ है। यूएस ने कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं दिया और यूएस नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया अक्टूबर 2001 में, और तालिबान के रिजीम को हटाकर यूएस ने अफगानिस्तान में अपना पपेट गवर्नमेंट बिठा दिया। ये वार 20 साल तक चला और लाखों मासूम अफगानी लोगों को जान गया। 2021 में जाकर अफगानिस्तान को आज़ादी मिला और तालिबान ने हुकूमत फिर से बनाया। फरवरी 2022 होंडुरन के फॉर्मर प्रेसिडेंट को पोजीशन छोड़ने के बाद यूएस और होंडुरन फोर्सेस द्वारा अगवा कर लिया गया था। फिर करप्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस में उन्हें यूएस के हवाले कर दिया। दिसंबर 1989 यूएस ने पनामा पर हमला किया और डे फैक्टो लीडर करप्शन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, डेमोक्रेसी की रक्षा और यूएस सिटीजन की सुरक्षा के हवाले देते हुए प्रेसिडेंट मैनुअल नोएरिगिया को पोजीशन से हटा दिया और यूएस ने अपना हिसाब का पपेट गवर्नमेंट वहां बिठा दिया। यूएस किस तरह से फॉरेन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करता है CIA इसका इस्तेमाल करके, इसके ऊपर हमारा चैनल में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। और अभी वेनेजुएला के ऊपर इल्जाम लगाया गया ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म बोल के अटैक कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वेनेजुएला को अब यूएस गवर्नमेंट चलाए या फिर यूएस अपना कोई पपेट गवर्नमेंट वेनेजुएला में बिठा देगा जो वेनेजुएला को चलाएगा। अब नेक्स्ट ग्रीनलैंड की बारी है। ये बात बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिर क्यों यूएस के नजर ग्रीनलैंड के ऊपर अचानक से आ गई, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अभी जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे भी यूएस गवर्नमेंट का हाथ है। आप बोलिएगा कैसे है भाई? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरानियन प्रोटेस्टर को प्रोटेस्ट जारी रखिए और ईरानियन प्रोटेस्टर्स को यह भी कहा था कंट्री के इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर ले। और जब यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा था पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, तब यही डोनाल्ड ट्रंप ने अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। जो भी पैलेस्टाइन का सपोर्ट करेगा उसको अरेस्ट कर लो। पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कोई नहीं बोलेगा। वो भी पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे पब्लिक, वो भी यूएस गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा था। और आज देखिए ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी भी कह रहा था ईरानियन लोगों का राइट है ओपिनियन रखने का, ईरानियन का राइट है प्रोटेस्ट करने का। ये वो जर्मनी है जहां प्रो पैलेस्टाइनियन लोग जब पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे जर्मनी में, तब जर्मन पुलिस आकर प्रो पैलेस्टाइन लोगों को मारते हैं लाठी से और फिर अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। इंडिया में पैलेस्टाइन को सपोर्टर को पुलिस डिटेन कर लेता है, पीस प्रोटेस्ट भी करने नहीं देता है इंडियन गवर्नमेंट। और ये सब इंडिया के उन स्टेट्स में ज्यादा होता है जहाँ पर बीजेपी का हुकूमत है। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है 2014 के बाद इंडिया में, तब से यही ज्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता ही होगा, यूपी में, यहाँ पे अपने ही घर में, ये नहीं कि बाहर में सड़क में या कहीं और में, अपने ही घर में नमाज पढ़ रहे थे 12 लोगों को FIR हो गया उसके ऊपर, 12 लोगों के ऊपर, वो भी एक प्राइवेट स्पेस में किसी के घर में, किसी को बिना कोई तकलीफ के, बिना किसी को परेशान किए अपने ही घर में प्राइवेट स्पेस में पढ़ रहे थे 12 लोग, उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गई। तो आप सोच ही सक रहे कि कैसा देश जा रहा है इंडिया का। इंडिया का बीजेपी गवर्नमेंट प्रो इस्राइली सपोर्टर है। इंडिया का गवर्नमेंट बोलिए या फिर यूरोप का गवर्नमेंट बोलिए, जो भी कंट्री का गवर्नमेंट इसराइल को मिलिट्री एड देता है जेनोसाइड करने के लिए, वो सब जालिम है, नो डाउट। इसराइल वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो में समझाने के लिए। इसराइल वर्ड की जगह हमें ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ये करेक्ट वर्ड है क्योंकि ये ज़ायनिस्ट ज्यू लोग पैलेस्टाइन के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले की ही न्यूज़ है, जम्मू एंड कश्मीर में एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, एक प्राइवेट लीग समझ लीजिए। उस टूर्नामेंट में एक कश्मीरी क्रिकेट प्लेयर ने पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया, अपने हेलमेट में पैलेस्टाइन फ्लैग का स्टिकर लगाया था। इसके वजह से उस कश्मीरी प्लेयर के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गया, उसे क्वेश्चन करने लगा पुलिस। ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें लगता है गुलामी खत्म हो गया है और डेमोक्रेसी आ गया, लेकिन हम गलत है। गुलामी आज भी है, बस उसका चेहरा बदल गया है।
इसलिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से यूएस सपोर्ट कर रहा है ईरानियन प्रोटेस्टर का। यूएस चाहता है ईरान के रिजीम को ख़त्म कर दिया जाए और यूएस के हिसाब से पपेट गवर्नमेंट ईरान में बिठा दिया जाए, जो यूएस के हिसाब से करे एक गुलाम की तरह। रिजीम चेंज करने के लिए यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है ईरान के गवर्नमेंट को ऑफिशियल को खरीदने के लिए। इसलिए तो वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इतनी स्मूथली कैसे हो गया, यूएस आर्मी का कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, इसका पीछे रीजन है वेनेजुएला के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी यूएस का पूरा साथ दिया ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। तब जाकर ये ऑपरेशन इतना आसानी से हो पाया। आज के वक्त में सबसे ज्यादा जुर्म है कमजोर होना। अगर आप एक कमजोर कंट्री है, मतलब आपके कंट्री का आर्मी पावर मजबूत नहीं है, आपका डिफेंस मजबूत नहीं है, आपका सीक्रेट इंटेलिजेंस मजबूत नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी कंट्री अटैक कर सकता है जिसका डिफेंस मजबूत है। आज के दौर में एक कंट्री को न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मीडिया में हम देखते हैं ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। कभी कभी हकीकत कुछ और होता है और हम समझते कुछ और है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।